करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट होने के बावजूद जैंगी उनकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन एस्टिमेट कर चुका था, तो उसने बस स्नो मिस्ट के डेंसेस्ट पार्ट पर एम किया और ब्लाइंडली फायरिंग शुरू कर दी। उसके पास प्लेंटी ऑफ एमिनेशन था, तो अगर 10 शॉट्स में सिर्फ एक भी हिट होता तो वो वर्थ इट था। प्लस पावर्स खत्म होने की चिंता नहीं थी, क्योंकि यांग मी ने एम्पल फूड विद पावर्स प्रिपेयर किया था। उसका करंट टास्क था अप्रोचिंग एनिमी पर मैक्सिमम डिटरेंस एक्सर्ट करना बैटल से पहले। वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एक स्नाइपर इतना इंटेंसिवली फायर कर सकता है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ डजन्स ऑफ स्नाइपर्स हो सकते हैं। एक पल में और सोल्जर्स गिर गए। वेदिंग हाई व्हीकल्स में बैठा स्क्रीम सुन रहा था। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्क हो गया। उसने फिर से ऑर्डर दिया, वुंडेड की चिंता मत करो, सब लोग तुरंत रिट्रीट करो। वो जानता था कि ऐसे कंडीशंस में गनशॉट वाउंडेड के सर्वाइव करने की संभावना चाहे हिट कहीं भी हो बहुत लो थी। चेंग जुआन और नहीं बैठ सकता था जब सिचुएशन डिट्रॉइट होती गई, रियलाइजिंग कि उसके इलाइट ट्रूप्स कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो सकते हैं। इस सोच के साथ उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने का फैसला किया। एक एजाइल मंकी की तरह वो जल्दी से एक व्हीकल के टॉप पर चढ़ गया और फिर कन्वॉय के बैक पर लीप किया। अगले सेकंड उसका बॉडी एक बलून की तरह इन्फ्लेट हो गया, एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो गया जो कई मीटर्स टॉल था। एक बुलेट उसके चेस्ट पर लगी और उसके डिफेंसेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाई, लेकिन रियल पेन ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। उसने बुलेट की अनयूजुअल पावर को महसूस किया। उसकी एबिलिटी मोस्ट फिजिकल अटैक्स को विथस्टैंड कर सकती थी और जैंगी की बुलेट उसके लिए बहुत ज्यादा प्रूव हो रही थी। जैंगी जो अनअवेयर था कि मिस्ट में एक म्यूटेंट ने बुलेट को रोका था, अपनी रिलेंटलेस फायरिंग को कंटिन्यू रखा। जब भी एक गन बैरल ओवर हीट होता वो दूसरे पर स्विच कर लेता। कुछ मिनट्स बाद मॉर्निंग ड्यू बेस का कन्वे धीरे धीरे जैंगी के साइड से डिसअपियर हो गया। जैंगी के होठों पर एक स्माइल आई। ऐसा लगता था उसका प्लान उन्हें ड्राइव अवे करने के लिए काम कर गया। अगली वेव ऑफ अटैक शायद तब तक वेट करेगा जब तक मैं फोर्सेस गैदर नहीं हो जाती, जब तक मेन फोर्सेस गैदर नहीं हो जाती। और चाहे कितने भी और आए, उन्हें मेरे स्नाइपिंग बैराज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वक्त चुनले और दूसरे भी गन फायर स्टॉप होने की आवाज सुनकर सिचुएशन के बारे में जल्दी से पूछा। जैंगी ने रिस्पॉन्ड किया, मैंने उनमें से कुछ डजन्स को गिरा दिया और बाकी डरकर भाग गए। वो शायद मेन फोर्सेस के रीग्रुप होने का इंतजार कर रहे हैं, फिर से अटैक करने से पहले। सब इससे शॉक थे और चुनले एस्टोनिशमेंट में प्रेज करने से नहीं रुक सका। तुमने बिना देखे डजन्स को गिरा दिया बॉस, ये तो सच में कमाल है। फिर भी जैंगी बिल्कुल काम रहा और बोला, इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, ये तो बेसिक ऑपरेशन है। लेकिन जैंगी ने उन्हें कॉशियसली बताया, लॉन्ग रेंज अटैक सच में मेरी स्ट्रॉन्ग सूट है, और अगर मेरी स्नाइपर डिफेंसेस लाइन ब्रीच हो गई तो तुम सबको उन्हें होल्ड करना होगा। अगर वो इतने करीब आ गए तो मैं डिवाइन माइट से कुछ म्यूटेंट्स को गिरा सकता हूँ। चुनले कहता है, फिर ये उन पर डिपेंड करता है कि क्या वो बॉस की डिवाइन स्नाइपिंग को ब्रीच कर सकते हैं। सेफ डिस्टेंस पर वापस आने के बाद मॉर्निंग ड्यू बेस के वेदिंग हाई ने तुरंत डैमेज असेसमेंट का ऑर्डर दिया। रिपोर्ट ने वेदिंग हाई का चेहरा बहुत निराश कर दिया। एक आर्म्ड व्हीकल को अबैंडन कर दिया गया था और 3 और सेवरली डैमेज थे। शायद बेस वापस नहीं जा सकते। 2 स्क्वाड लीडर्स इंजर्ड थे और 50 सोल्जर्स मार दिए गए थे। वेदिंग हाई ने अपने दांत पीस लिए। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने एक प्लाटून खो दिया, वो भी शेल्टर के आउटस्कर्ट्स पर ही। क्या ये हो सकता है कि हेवी स्नाइपर राइफल वाला इंसान टेरिफाइंग एपिसोडल लेवल ऑफ एबिलिटी तक पहुंच गया है? लेकिन रिफ्लेक्शन पर शायद वो इंसान इतना फॉर्मिडेबल ना हो। अगर उसका लॉन्ग रेंज अटैक इतना पावरफुल है तो उसका क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी जरूर एक वीकनेस होगा। एक एरिया में एक्सेल करना टिपिकली मतलब होता है दूसरे एरियाज में शॉर्टकमिंग्स होना। ये इम्पॉसिबल है कि कोई हेक्सागोनल वॉरियर हो बिना किसी वीकनेस के। इस बात को ध्यान में रखते हुए वेदिंग हाई ने तुरंत एक कमांड इशू किया, अगर हम इतने करीब हो सकते हैं तो हम उनके विजुअल ब्लाइंड स्पॉट्स को यूज करके उसके स्पॉट्स को डॉज कर सकते हैं। एक बार शेल्टर में घुस गए तो वो स्नाइपर मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा। उस वक्त चेन जुगान आता है। अब भी थोड़ा पेन्ड लग रहा था। उसने वरीड एक्सप्रेशन के साथ वेदिंग हाई को एडवाइस किया, बॉस वो स्नाइपर बहुत टेरिफाइंग है, हमें बिल्कुल भी फिर से फ्रंट असॉल्ट अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि अगर जरूरत पड़े तो एक लंबा डिटोर ले लो ताकि उसे जितना हो सके अवॉइड कर सके। चेन जुगान ने एक टैबलेट निकाला और एक लोकेशन पॉइंट किया, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस साइड पर काफी कवरिंग्स हैं स्नाइपर शॉट्स को डॉज करने के लिए। वेदिंग हाई ने सर हिलाया, ये एक अच्छा स्पॉट है पर जल्दी मत करो, अभी के लिए एक जगह ढूंढो छुपने के लिए। ये सुनकर चेन जुआन थोड़ा पजल्ड हो गया, हम अभी अभी डिस्कवर हुए थे, अब छुपने का क्या पॉइंट है? वेदिंग हाई स्माइल करता है और कहता है, हमने अभी अभी एक बड़ा लॉस झेला है, हमें उन्हें भी ये एक्सपीरियंस कराना चाहिए कि हंटेड होना का क्या मतलब होता है। कुछ मिनट्स बाद रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस का कन्वे दूसरी डायरेक्शन से आया। शूटिंग रेंज में एंटर करते ही वो भी जैंगी के फ्रेंजीड हंटिंग का शिकार बन गए। पहले एनकाउंटर से सीखकर जैंगी ने पहले टायर्स को शूट करने का फैसला किया ड्राइवर्स को मारने से पहले। चिया होंगलियन ने तुरंत एक काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज किया। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के कन्वे में एक सोल्जर जायंट वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया, अपने आर्म्स का यूज करके इनकमिंग बुलेट्स को रोकने लगा। जैंगी ने स्कोप से ये सीन देखते हुए अपने आप से चकल किया, आखिर एक वर्दी ओपोनेंट आ गया। लेकिन जब जैंगी ने उसे देखा, वेयरवुल्फ ने भी जैंगी को स्पॉट कर लिया। उसके पीपल सरप्राइज में कॉन्ट्रैक्ट हो गए। स्नाइपर इतना दूर था। जैंगी अनअपोलोजेटिक था, तुम्हें बुलेट्स पकड़ना पसंद है तो चलो तुम्हें तुम्हारा फील देते हैं। जैंगी स्टीडीली फायरिंग कंटिन्यू रखता है, सिर्फ कुछ बुलेट्स और एनर्जी एक्सपेंड करते हुए, जबकि अपोनेंट को बैराज एंड्योर करना पड़ा। जल्द ही वेयरवुल्फ फैटीग के साइंस दिखाने लगा, उसके क्लॉज थोड़ा ट्रेमलिंग कर रहे थे। गुस्सा होने के बजाय वो कुछ स्टेप्स पीछे हटा और कन्वे से एक आवाज आई, तैयार हो। उस वक्त एक लॉन्ग कैनन बर्स्ट आउट हुई और एक लाउड बूम के साथ एक शेल्टर की तरफ फायर हुई। शेल तुरंत जैंगी के सामने पहुंच गई। अगले सेकंड शेल साइलेंटली एंटर हुई जैसे एक नीडल पानी में बिना कोई आवाज किए। व्हीकल पर पजल्ड गनर ने
सोचा क्या ये एक डर था। जब तक वो हेजिटेट कर रहा था एक बुलेट डायरेक्टली उसके चेस्ट से गुजर गई। सब इस ग्रिजली सीन से टेरिफाइड हो गए और जियाओ होंगलियान ने काउंटर अटैक का ऑर्डर दिया। अचानक से 5 हैवी आर्टिलरी व्हीकल्स ने साइमल्टेनियसली फायर किया और शेल्स लॉफ्ट की तरफ हाउल्ड जहां जैंगी था, पर कुछ सेकंड्स बाद शेल्स डिसअपीयर हो गई, जैसे हवा में वैनिश हो गई बिना कोई आवाज किए। कुछ पल बाद शेल्स अपनी ओरिजिनल पास पर वापस स्पीड हो गई। सबका चेहरा पील हो गया। उनका कन्वे बहुत कंसंट्रेटेड था और अगर शेल्स गिरती तो कैजुअलिटी सेवियर होती। उस वक्त वेयरवुल्फ गार्जा कहता है मुझ पर छोड़ दो। वो हवा में लीप करता है और होठों पे और अपने हाथों से शेल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ उनकी ट्रेजेक्टरी को थोड़ा सा अल्टर करते हुए। शेल्स फिर भी कन्वे के आसपास गिरी और एक मैसिव एक्सप्लोजन ने ब्लिजर्ड को स्काई में भेज दिया। वेयरवुल्फ क्रश्ड हो गया ट्रेम्बलिंग करते हुए और उसके हाथों से एक ट्रिकल ऑफ ब्लड निकल गई। डायर सिचुएशन को देखकर जियाओ होंगलियान ने डिसिसिवली चिल्लाया, सब लोग रिट्रीट करो। सोल्जर्स ने स्विफ्टली रिएक्ट किया और न्यूमरस स्मोक्स ग्रेनेड्स थ्रो किए। थिक स्मोक्स जल्दी राइज हो गई, सराउंडिंग्स को ऑब्स्क्यूर करते हुए। जैंगी शांति रहता है अपने स्नाइपर राइफल से फायर कंटिन्यू करते हुए। शूटिंग के चांस मिलते ही इस अप्रोच ने रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस को हैवी लॉसेस कॉज किया। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के फोर्सेस फाइनली सेफ डिस्टेंस पर रिट्रीट कर गए। जियाओ होंगलियान सोच रही थी ये इंसान एक्चुअली आर्टिलरी फायर को डिफ्लेक्ट कर सकता है और सुपरलेटिव स्नाइपिंग स्किल्स रखता है। ये अनसर्टेन है कि ये एबिलिटी सेम इंसान की है या नहीं, पर अगर ये दोनों लोग में डिवाइड भी होती है तो भी ये एक टेरिफाइंग फोर्स रिप्रेजेंट करती है। जियाओ होंगलियान ने अपने इंजर्ड सबऑर्डिनेट्स को सीरियस फेस के साथ देखा। एक पूरी इलाइट यूनिट ऑफ रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस को ऐसे राउट कर दिया। मैं आखिर समझ गई कि उन्होंने वेस्ट माउंटेन बेस के असॉल्ट को 1 महीने तक कैसे झेला। इस वक्त जू क्विंटिन व्हीकल के पास आया इंस्ट्रक्शंस मांगने के लिए। लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि अब एक फ्रंटल असॉल्ट में बहुत बड़ा रिस्क है। हम अभी भी विला एरिया से 7 किलोमीटर दूर हैं और हम रास्ते में फायर कवर प्रोवाइड नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो हमारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जियाओ होंगलियान ने उसकी तरफ देखा और कामली कहा, चिंता मत करो, उनके पास सिर्फ कुछ लोग हैं, वो एक लॉन्ग फाइट सस्टेन नहीं कर सकते। हमारे 4 फोर्सेस को मिलाकर हजारों सोल्जर्स हैं, हम बस उन्हें थका सकते हैं, पर अभी के लिए और आगे मत बढ़ो। पहले दूसरों को एक्सपीरियंस करने दो और उस स्नाइपर की एबिलिटी को डिप्लीट करने दो। जो क्विंटिन ने अंडरस्टैंडिंग में सर हिलाया, समझ गया, मैं सबको रेस्ट करने के लिए कह दूंगा। उस वक्त जियाओ होंगलियान ने सैटेलाइट फोन उठाया वेदिंग हाई को कॉल करने के लिए। हे ब्रदर वे, तुम कहाँ हो? वेदिंग हाई ने इंडिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया, हम थोड़ी देर में वहाँ होंगे। जियाओ होंगलियान के होठों पर स्मर्क आया, क्या इत्तेफाक है, हम भी थोड़ी देर में वहाँ होंगे। जैसे ही रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस स्नाइपर से गोली खाने के बाद वहां से हड़बड़ी में भाग जाते हैं, तभी जियाओ होंगलियान वेदिंग हाई को कॉल करती है। उस समय दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा है वही दूसरे को भी करनी पड़े। जियाओ होंगलियान वेदिंग हाई से कहती है, वैसे मेरी जर्नी थोड़ी लंबी है और मैं शायद सबसे लास्ट में पहुंचूंगी, पर हम अटैक करने के लिए जो अग्रीड टाइम है उससे डीले नहीं होंगे। वेदिंग हाई भी थोड़ी अलग आवाज में कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, हम भी अब तक नहीं पहुंचे हैं। मैं बस तुमसे तुम्हारे करंट सिचुएशन के बारे में ही पता करने वाला था। फिर फोन रखने के बाद दोनों सोचते हैं कि तुम लोगों को भी जल्द से जल्द पहुंचकर वहां उस गोलीबारी का एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये देखते ही कि उसने 2 ग्रुप को भगा दिया, जैंगी अब बोर होने लगता है। उसने अपने साथियों से प्राउडली कहा कि ये लोग तो बहुत ही कमजोर थे, मैंने मात्र कुछ ही मिनटों में दर्जनों को संभाल लिया। इन लोगों को इस तरह से हड़बड़ाकर भागते हुए देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। चुनले जैंगी को एडमायर करते हुए कहता है, बॉस तुम तो सच में बहुत पावरफुल हो, पर इन मिनियन से डील करना इतना भी मुश्किल नहीं है। हमें म्यूटेंट्स को मारने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली हम लोग फ्रंट लाइन पर हैं, तो इससे हमें प्रेशर से थोड़ा राहत मिलेगा। जैंगी रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ पर पॉसिबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि म्यूटेंट्स जो अब तक सर्वाइव कर चुके हैं, स्पेशली वो जो इनहेंस्ड और बीस्टमैन स्ट्रेन है, उन्हें एक थर्मल वेपन से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। तुम्हें पता है कि मेरी ताकत कमजोर अपोनेंट्स के खिलाफ डबल हो जाती है, पर अगर अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं तुम लोगों से भी तेज यहाँ से भाग सकता हूँ। मेरी रिबाउंड अटैक एबिलिटी ऑलरेडी एनिमी ने पता कर लिया है, तो हमें अब से लॉन्ग रेंज फायर आर्म से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी लंबे समय तक संभाला जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए इन आइस और स्नो की वॉल जो की कई मीटर मोटी है, उसे तोड़ना भी किसी हैवी वेपन से बहुत डिफिकल्ट होगा। अगला कौन होगा मेरी बुलेट को एक्सपीरियंस करने वाला? अपने टैक्टिकल स्कोप में जैंगी तुरंत बहुत बड़ी ग्रुप को फुट सोल्जर्स के साथ देखता है जो उसकी तरफ आ रहे थे, जो कि हजारों की संख्या में थे। जैंगी थोड़ा शॉक्ड होकर सोचता है कि इन लोगों को शूट करना केवल बुलेट्स की बर्बादी होगी। वो तुरंत बाकी सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग आ चुके हैं। अंकल यू पूछता है, कल तुमने कहा था कि स्नो वर्शिप सेक्ट और एमराल्ड वाटर साइड बेस हमारी तरफ है, क्या होगा अगर वो हम पर अटैक करने लगे? क्या हम उन्हें मारेंगे या नहीं? जैंगी बिना हिचकिचाए जवाब देता है, कोई भी अगर डिफेंस लाइन की तरफ आने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी हो, बिना सोचे समझे उन्हें मार दिया जाएगा। इस बात से अंकल यू रिलैक्स हो जाते हैं। वो अपने सामने एक कपड़े को उठाते हैं जिसके नीचे बहुत सारा एम्यूनेशन और गैटलिंग गन्स होती हैं। स्नो वर्शिप सेक्ट के पहुंचने के बाद जिंगी जियांग तुरंत कुछ और सेंस करता है। वैसे तो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस और मॉर्निंग ड्यू को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वहाँ का सीन एकदम शांत था। उसे लगता है कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया होगा ये प्रिटेंड करने का कि वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं ताकि दूसरा पहले प्रॉब्लम्स को फेस करे, पर स्नो वर्शिप सेक्ट कभी
कभी भी जेंगी के साथ ये बैटल नहीं लड़ना चाहते थे। जिंगी जियान अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलता है कि अगर जेंगी दूसरे फैक्शन के अटैक को झेल लेता है और उनकी स्ट्रेंथ को घटा देता है तो हम उनके साथ अपोनेंट्स के पीछे पेनफुल अटैक डिलीवर कर देंगे, पर अगर जेंगी आसानी से हार जाता है तो हमें अपना प्रॉमिस तोड़कर जेंगी के शेल्टर को आपस में शेयर करना होगा। कुछ समय बाद एमराल्ड वाटर साइड बेस की ग्रुप भी वहां पहुंचती है। उनके व्हीकल्स थोड़े पुराने थे पर उनके पास बहुत सारे लार्ज नंबर में मजबूत स्लेज डॉग्स थे। वो लोग 500 वॉरियर से भी ज्यादा थे और उनके पास बहुत से गन्स और एमिनेशंस भी थे। चारों ग्रुप्स के पहुंचने के बाद जिया होंगलियांग तुरंत एक ग्रुप कॉल स्टार्ट करती है। क्या सब लोग पोजीशन पे हैं? ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हम चारों घर पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करेंगे। ये सुनने के बाद जिंग तियान तुरंत बोलता है कि शेल्टर के पीछे का हिस्सा हम पे छोड़ दो। वेदिंग हाई डाउट एक्सप्रेस करते हुए बोलता है, इस रेसिडेंशियल एरिया के पीछे तो एक माउंटेन है, क्या तुम वहाँ से भागने का सोच रहे हो? जिंग तियान सोचता है, मैं तो बस यहाँ शो देखने आया हूँ, मैं उन्हें ये पता नहीं लगने दे सकता कि मैं माउंटेन के पीछे जाके कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तभी जिंग तियान सीरियसली कहता है, इस तरह के लो हिल्स हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इस कारण से पीछे का डिफेंस सबसे वीक होगा और मैं उन्हें सरप्राइज से पकड़ना चाहता हूँ। सिचुएशन देखते हुए वेदिंग हाई यही कह सकता था कि फिर पीछे का डिफेंस तुम देखना और आगे का हम तीनों संभाल लेंगे। उसी समय जिया होंगलियांग तुरंत कहती है, जब हम पहुंचे हमें पता चला कि उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्नाइपर है, तुम्हें संभल के रहना चाहिए और उनके पास एक ऐसा भी म्यूटेंट है जो आर्टिलरी अटैक को रिबाउंड कर सकता है, तो इसीलिए लॉन्ग रेंज फायर पावर से थोड़ा सावधान रहना। वेदिंग हाई तुरंत उसकी बात से एग्री करता है, हाँ हमने भी उसका सामना किया था। जिंग तियान और जिंगी जियान बिल्कुल बेफिक्र थे। वो लोग वहाँ सिर्फ शो देखने आए थे जिसमें उन्हें सिर्फ अटैक का प्रिटेंड करना था, उन्हें इनकी स्ट्रेटेजी से कोई मतलब नहीं था। कॉल एंड करने से पहले जिया होंगलियांग सबको याद दिलाती है कि एग्जैक्टली 2:30 बजे पे हम चारों ग्रुप चारों तरफ से एक साथ अटैक करेंगे। जैंगी को तुरंत बाद यांग शिनशिन कॉल करके बताती है, ब्रदर जैंगी, पिछले वाली माउंटेन की तरफ से कुछ एनिमी दिखाई दे रहे हैं। यांग शिनशी कंट्रोल रूम में रहकर सर्विलियंस की मदद से सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही थी। उसके ये कहते ही उसने माउंटेन के पीछे वाली कैमरा से देखते हुए कहा कि ये तो जिंग तियान और उसका ग्रुप है। जैंगी तुरंत समझ जाता है कि इसके पास सच में बहुत दिमाग है। उसे ये बात पता है कि काम चोरी करने के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है। उसने यांग शिनशिन से कहा, उन लोगों के बारे में चिंता मत करो, वो हम पे अटैक लॉन्च नहीं करेंगे। जैंगी डिफेंस लाइन बनाते वक्त माउंटेन के पीछे वाली डायरेक्शन को पहले से ही सोच रखा था, उसी तरफ से डिफेंड करना इजी होगा और अटैक करना हार्ड। बहुत से लैंडमाइंस उसने माउंटेन के पीछे पहले से ही बिछा कर रख दिए थे ताकि अगर जिंग तियान अपने प्रॉमिस को ब्रेक करके उस पर अटैक करने की कोशिश करे तो वो मौत के मुंह में खुद चलकर आने जैसा हो जाएगा। उसी समय वो सबसे कहता है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, एनिमी दिख रहे हैं। ढेर सारी आर्म्ड व्हीकल्स शेल्टर की तरफ अटैक कर देते हैं। स्नो वर्शिप सेक्ट के भी फॉलोवर्स रिलेटिवली वीक फायर आर्म्स के साथ दूसरे डायरेक्शन से अटैक कर देते हैं, वो भी छोटे मोटे वेपन्स के साथ जैसे स्पेयर्स और बिग नाइफ्स। शूटिंग रेंज में आते ही जैंगी चिल्लाते हुए कहता है, फायर। कंट्रोल रूम के अंदर यांग शिनशिन बटन प्रेस कर देती है। बटन प्रेस होते ही डिफेंस वॉल के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और गन बैरल्स और तोपें दरारों में से बाहर आ जाती है और गन फायर होने की जोर जोर से आवाज पूरे फ्रंट लाइन में गूंजने लगती है और पूरे सीन को सी ऑफ फायर बना देती है। इतनी इंटेंस फायर पावर सारे मेजर फोर्सेस को चौंका देती है। स्पेशली जिंगी जियान बहुत चौंक जाता है और कहता है, यहाँ पर तोपे, टैंक्स और मशीन गन्स हैं, उसे इतना कुछ कहां से मिला होगा? इतना ज्यादा तबाही देखते ही कोई भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस लेवल का वेपनरी सिर्फ वेस्ट माउंटेन बेस में ही है, पूरे हेवनली सी सिटी में। क्या ऐसा हो सकता है कि जैंगी वेस्ट माउंटेन बेस का अर्सेनल पहले ही ले आया है, पर वो सब इतने आइसी कंडीशन में कैसे मैनेज किया होगा? सच में वेस्ट माउंटेन बेस के पास बहुत बड़े स्टॉक्स में हैवी वेपनरी है, पर अपोकलिप्स के बाद इतने सारे चीजों को स्टोरेज से मूव करवाना बहुत डिफिकल्ट था। बिना ट्रांसपोर्टिंग के ये तो नामुमकिन ही है। जिया होंगलियांग तुरंत ऑर्डर देती है, सब लोग तुरंत फैल जाओ, ये डिफेंस लाइन एक आइस शेल की तरह है, हमें इसे तोड़ने के लिए चारों तरफ से घेरना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। जिया होंगलियांग इस खतरनाक माहौल में भी शांत थी क्योंकि उसे भरोसा था कि अगर उसके लोग उस शेल्टर के करीब पहुंच गए तो उसे तोड़ा जा सकता है। फिर अंदर जो भी लोग होंगे इंक्लूडिंग जैंगी, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि वू हायरन ने उसे बताया था कि शेल्टर के पास खुद का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक सॉलिड शेल है। उधर माउंटेन के बैक साइड में जिंग तियान जो कि सिर्फ सीन को देख रहा है, उसका भी पसीना निकलने लगा इस ब्रूटल सीन को देखकर। अब उसे समझ में आया कि उसका पुराना क्लासमेट इन सभी को एक साथ ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। जिंग तियान माउंटेन के पीछे कुछ ना करने पे अपने वाइस चॉइस को साइलेंटली कांग्रेचुलेट करता है, फिर भी वहाँ अपने सबऑर्डिनेट्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि किसी को एक शॉट भी नहीं लगना चाहिए। उसके पास एक सोल्जर कंफ्यूजन में पूछता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो सारा फायरिंग वेस्ट नहीं हो जाएगा? जिंग तियान उसको पंच मार के फिर से कहता है, बकवास मत करो, मैंने तुमसे किसी को हिट करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ यहाँ का माहौल वैसा करना होगा क्योंकि हमें बस नाटक करना है और हमें अपना प्रॉमिस भी पूरा करना होगा। मैं जिंग तियान उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि किसी को भी धोखा दे दूं। जिया होंगलियांग वेदिंग हाई से कहती है, हम शायद इस तरह उन्हें नहीं रोक पाएंगे, हमने एनिमी के फायर पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। तभी वेदिंग हाई जवाब देता है कि इसका फायर पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें पहले अपने फायर पावर को कॉन्सेंट्रेट करके उनके वॉल को तोड़ने पे फोकस करना चाहिए। जिया होंगलियांग तुरंत चिल्लाते हुए कहती है, उनकी डिफेंस फोर्स इधर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही होगी,